दोस्तों नमस्कार। आज हम वेटनरी एनाटॉमी की पहली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो एनाटॉमी का भी हम फुल सिलेबस इसमें करेंगे। तो आज हमारी फर्स्ट क्लास है। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो ये क्लास नंबर फर्स्ट है। तो इस क्लास के अंदर हम सबसे पहले एनाटॉमी को जानते हैं। तो एनाटॉमी यानी कि पशु शरीर रचना विज्ञान, पशु शरीर रचना विज्ञान, ये कहलाती है वेटनरी एनाटॉमी। पशु शरीर रचना विज्ञान यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं। तो वेटनरी एनाटॉमी के बारे में हम सबसे पहले जानते हैं कि पशु शरीर रचना विज्ञान है। इसका परिचय के बारे में थोड़ा देखेंगे। पशुओं के अंगों या उनके ऊतकों, इसकी हम किसकी स्टडी करते हैं? इसमें संरचना की और उसके रूप की। रूप का मतलब उसके आकार की। संरचना व उसके रूप की जो स्टडी है उसे हम पशु शरीर रचना विज्ञान के नाम से जानते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? फुल विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पालतू पशुओं के अंगों व ऊतकों की संरचना और रूप का अध्ययन किया जाता है, उसे पशु शरीर रचना विज्ञान के नाम से जानते हैं या वेटनरी एनाटॉमी कहते हैं। तो सबसे पहले हमने इसकी परिभाषा को देखा। तो अब देखते हैं कि इस पशु शरीर रचना विज्ञान है, इसको दो भागों के अंदर बांटा गया है। पहला भाग है इसके अंदर सूक्ष्म शारीरिकी, सूक्ष्म शारीरिकी, और दूसरा है इसके अंदर स्थूल शारीरिकी। तो सूक्ष्म शारीरिकी के अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं? देखो नाम ही इसका क्या है? सूक्ष्म है। तो सूक्ष्म के अंदर हमारे जो शरीर के अंदर सबसे जो कोशिका के रूप में सेल जो है सबसे छोटा पार्ट है, तो इसके अंदर हम किसकी स्टडी करेंगे? कोशिका की। और बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है? ऊतक बनाती है। तो दूसरा इसके अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं? ऊतक की। यानी कि कोशिका प्लस ऊतक की यदि हम संरचना का अध्ययन करते हैं तो वो क्या कहलाएगा? सूक्ष्म शारीरिकी कहलाएगा। सूक्ष्म शारीरिकी के अंदर सबसे छोटा पार्ट आ गया। तो बॉडी का सबसे छोटा पार्ट के रूप में देखा जाए तो कोशिका आती है, और बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करती है, और बहुत सारे ऊतक मिलकर अंगों का निर्माण करते हैं। तो सबसे छोटी इकाई की जो स्टडी हम सूक्ष्म शारीरिकी के अंदर करते हैं, कोशिका या ऊतक की संरचना का अध्ययन हम करते हैं सूक्ष्म शारीरिकी के अंदर। अब स्थूल शारीरिकी क्या होती है? इसके अंदर हम स्टडी करते हैं विभिन्न प्रकार की शाखाओं का। विभिन्न प्रकार की शाखाओं का जो अध्ययन हम इसमें करेंगे तो वो हो जाएगी स्थूल शारीरिकी। तो अब स्थूल शारीरिकी के बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं कि कौन कौन सी शाखाओं का हम इसके अंदर अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहली जो शाखा हम देखते हैं, तो शाखाओं की बात करें तो सबसे पहली शाखा आती है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी के अंदर हम हड्डियों का अध्ययन करते हैं, तो वो कहलाती है ऑस्टियोलॉजी। यानी कि हड्डियों का जो अध्ययन होगा वो किसके अंतर्गत आएगा? ऑस्टियोलॉजी के अंदर। हड्डियों को हम बोन भी कहते हैं, अस्थि भी बोलते हैं। तो अस्थियों का अध्ययन या हड्डियों का अध्ययन या बोन की जो स्टडी है वो कहलाती है ऑस्टियोलॉजी। नेक्स्ट शाखा है इसकी ऑर्थोलॉजी। ऑर्थोलॉजी के अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं? जोड़ों का अध्ययन करते हैं। जो हड्डियों से बनने वाले जोड़ हैं उन जोड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्थोलॉजी कहलाता है।
इसी प्रकार से मायोलॉजी, मायोलॉजी के अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं? मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं, मसल्स का अध्ययन करते हैं। मांसपेशियों का जो अध्ययन आएगा वो कहलाती है मायोलॉजी। ओस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन या अस्थियों का अध्ययन, ऑर्थोलॉजी जोड़ों का अध्ययन, मायोलॉजी मांसपेशियों का अध्ययन। इसी प्रकार से जो अगली ब्रांच आती है वो है स्प्लैंक्नोलॉजी। स्प्लैंक्नोलॉजी, तो स्प्लैंक्नोलॉजी के अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं? तो स्प्लैंक्नोलॉजी के अंदर जितने भी तंत्र हैं, तंत्र का मतलब सिस्टम्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जन तंत्र, अर्थात इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो तंत्र हैं उनके अंदर जो अंग हैं उनका अध्ययन जो हम करते हैं वो किसमें करते हैं? स्प्लैंक्नोलॉजी के अंदर। तो स्प्लैंक्नोलॉजी के अंदर हम क्या करेंगे कि जो विभिन्न प्रकार के तंत्र हैं उनके आंतरिक अंगों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? स्प्लैंक्नोलॉजी कहलाता है। यानी कि विभिन्न प्रकार के जो सिस्टम है उनके जो इंटरनल ऑर्गन्स की जो स्टडी हम करते हैं तो वो कहलाएगी स्प्लैंक्नोलॉजी। इसी प्रकार से एक ब्रांच आती है इसकी न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी के अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं? तंत्रिका तंत्र का अध्ययन। तंत्रिका तंत्र का जो अध्ययन करेंगे हम वो क्या कहलाएगी? न्यूरोलॉजी। यानी कि नर्वस सिस्टम की जो स्टडी होती है वो कहलाती है न्यूरोलॉजी। इसी प्रकार से एक ब्रांच है इसकी एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी, तो एंजियोलॉजी का सीधा संबंध किससे है? हार्ट से है। तो इसमें हम हृदय का व रुधिर वाहिनियों का अध्ययन हम करते हैं। रुधिर वाहिनियों का जो अध्ययन आएगा वो हम किसके अंदर करते हैं? एंजियोलॉजी के अंदर। इसी प्रकार से एक इसकी जो लास्ट ब्रांच है एस्थीसियोलॉजी। एस्थीसियोलॉजी के अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं? ज्ञानेंद्रियों का अध्ययन करते हैं। ज्ञानेंद्रियों का जो अध्ययन आएगा वो किसके अंदर आ जाएगा? एस्थीसियोलॉजी के अंदर। जैसे कि इसमें हम किसकी स्टडी कर सकते हैं? आंख की, नाक की, कान की, त्वचा की, जीभ की। तो ये सारे के सारे कौन से ऑर्गन हैं? ये सारे के सारे सेंसिटिव ऑर्गन हैं, यानी कि किसी ना किसी चीज का हमारे को ज्ञान करवाते हैं। जैसे कि जीभ है वो हमारे को टेस्ट का ज्ञान करवाती है, कान है ये सुनने में काम आते हैं, आंखें हैं वो देखने के अंदर यूज होती है। इसी प्रकार से जैसे नाक है तो वो सूंघने के अंदर हमारे को पता लगता है। तो इस प्रकार से एस्थीसियोलॉजी के अंदर हम ज्ञानेंद्रियों का अध्ययन करते हैं। जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स हैं जो किसी ना किसी चीज का ज्ञान करवाते हैं, जैसे आंख, नाक, कान, त्वचा और जीभ, ये सारे के सारे आएंगे एस्थीसियोलॉजी के अंदर। पशु शरीर रचना विज्ञान है, यानी कि वेटनरी एनाटॉमी है। इसको आगे फिर दो भागों में बांट दिया। एक तो आता है इसके अंदर बाह्य रचना विज्ञान और एक आता है इसमें अंदर आंतरिक रचना विज्ञान। तो इसको दो भागों में बांट दिया है, बाह्य रचना विज्ञान और आंतरिक रचना विज्ञान। देखो अब जो नेक्स्ट टॉपिक के रूप में हम जानते हैं कि पशु की स्थिति के आधार पर कुछ शब्दावली है वो यूज होती है, तो उसके बारे में हम जानते हैं। तो पशु की स्थिति के आधार पर शब्दावली क्या होती है, तो इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। एक रफ डायग्राम बनाते हैं।
देखो इस रफ डायग्राम, मान लो कोई एनिमल है, तो एनिमल के हिसाब से हम एक रफ डायग्राम हमने बनाया है। तो सिर्फ ये इसका जो मकसद है वो समझने के लिए है। तो इसमें देखो कौन कौन सी शब्दावली जो यूज होती है उसके बारे में हम वन बाय वन करके देखेंगे। तो सबसे पहली जो शब्दावली के अंदर आता है, इसके अंदर एंटीरियर, एक आता है इसमें पोस्टीरियर, एक है इसके अंदर क्रेनियल, और एक आता है इसमें कॉडल। अब देखो एंटीरियर जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, पोस्टीरियर का मतलब क्या है, क्रेनियल का मतलब क्या है, कॉडल का मतलब क्या है। तो इसके अंदर यदि हम एंटीरियर और पोस्टीरियर की बात करें तो जो चीज आगे की ओर होती है उसको हम बोलते हैं एंटीरियर। यदि हम पैरों के हिसाब से देखें तो पैर के आगे वाला जो हिस्सा कहलाएगा एंटीरियर, और उसके पीछे वाला जो बैक साइड क्या कहलाएगी, पोस्टीरियर। यानी कि एंटीरियर का मतलब होता है हमेशा आगे की ओर, आगे की ओर है तो वो एंटीरियर है। इसी प्रकार से यदि पीछे की ओर है तो उसे हम बोलते हैं पोस्टीरियर। यानी कि यदि लेग्स की बात करें या किसी भी पोजीशन में बात करें तो ये आगे वाला जो हिस्सा होगा उसको हम बोलते हैं एंटीरियर, और इसके जो पीछे वाला हिस्सा आएगा उसको हम बोल देते हैं पोस्टीरियर। तो ये तो होगी एंटीरियर और पोस्टीरियर के बारे में। यानी कि क्रेनियल का मतलब क्या होता है इसके अंदर, देखो क्रेनियल का मतलब हो गया सिर की ओर, सिर की ओर, और कॉडल का मतलब होता है इसके अंदर पूंछ की ओर। यानी कि यदि हम इस डायरेक्शन में आ रहे हैं यानी कि सिर की तरफ आ रहे हैं तो वो चीज हो जाएगी क्रेनियल, और यदि हम पूंछ की तरफ जा रहे हैं तो वो चीज क्या हो जाएगी, कॉडल। तो इसी प्रकार से एंटीरियर और पोस्टीरियर है। टांगों के हिसाब से हमने देखा या कोई भी वस्तु के हिसाब से आगे वाली जो चीज होती है आगे की ओर होगी वो एंटीरियर होती है, और पीछे की ओर क्या कहलाती है, पोस्टीरियर। और क्रेनियल का मतलब होता है सिर की ओर, यानी कि आगे की ओर मुंह की तरफ आएंगे, सिर की तरफ आएंगे, वो क्रेनियल हिस्सा है। यदि हम पूंछ की तरफ पीछे की तरफ बढ़ेंगे तो वो चीज क्या कहलाएगी, कॉडल कहलाएगी। अब देखो नेक्स्ट इसके अंदर हम समझते हैं, एक होता है इसके अंदर लैटरल, एक आता है इसके अंदर मीडियल, और एक आता है इसके अंदर मीडियन। इसी प्रकार से एक आता है इसमें सुपीरियर, एक आता है इसके अंदर इंफीरियर, एक आता है इसमें सुपरफिशियल, और एक आता है डीप। डीप का मतलब गहरा। तो इनको हम समझते हैं, ये टर्मिनोलॉजी। इससे पहले हमने एंटीरियर, पोस्टीरियर और क्रेनियल, कॉडल के बारे में समझा था। तो अब सबसे पहले हम जानते हैं कि लैटरल वाली पोजीशन कौन सी होती है। तो बाकी तो हमने देखा था, यदि पैर के हिसाब से देखते हैं तो ये पैर का आगे वाला जो हिस्सा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एंटीरियर, और पीछे वाला जो हिस्सा उसको हम बोल देते हैं पोस्टीरियर। तो इसी प्रकार से अब जो इसके बाहर की तरफ हिस्सा होगा वो हिस्सा क्या कहलाएगा, इसके अंदर लैटरल। और यदि हम वैसे जाने तो इसमें क्या होता है कि अनुधेर्य जो मध्यम भाग से, अनुधेर्य का मतलब होता है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को मानते हैं हम। यदि दोनों पैरों के बीच के अंदर हम पूरी लाइन खींचते हैं तो मान लो ये सेंटर वाली लाइन है, तो यदि हम इसके बाहर की ओर यानी कि बाहर की ओर जाएंगे, यानी कि अनुधेर्य अक्ष से यदि मध्यम भाग से दूर की तरफ जाएंगे तो वो पोजीशन लैटरल कहलाएगी। यदि हम मध्यम की ओर आएंगे, अनुधेर्य मध्यम की ओर हम आएंगे तो वो पोजीशन क्या कहलाएगी, मीडियल कहलाएगी। और मीडियन का होता है मतलब बिल्कुल सेंटर के अंदर है, बिल्कुल मध्यम के अंदर आ गया तो उसको हम बोल देते हैं मीडियन। यानी कि बाहर की ओर अर्थात मध्यम भाग से, अनुधेर्य मध्यम से दूर जा रहे हैं तो वो लैटरल है। और यदि हम अंदर की तरफ जाएंगे इसके, यानी कि मान लो ये पैर है तो पैर की बाहर वाली जो सरफेस है वो लैटरल है, और उसके अंदर वाली जो सरफेस हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, मीडियल। और आगे वाली कौन सी हो जाएगी इसमें, एंटीरियर, और पीछे वाली कौन सी हो जाएगी, पोस्टीरियर। यानी कि अनुधेर्य मध्यम से दूर तो लैटरल, अनुधेर्य मध्यम की ओर तो मीडियल,
और मीडियन का मतलब बिल्कुल मध्यम का जो हिस्सा होगा, बिल्कुल सेंटर में होगा, तो उसको हम क्या कह देते हैं, मीडियन कहते हैं। तो आगे है इसके अंदर सुपीरियर और इंफीरियर। अब सुपीरियर और इंफीरियर को पता लगाने के लिए हमेशा हम इसमें दो चीजों की तुलना करते हैं, यानी कि दो वस्तुओं की तुलना की जाती है। इसके अंदर दो वस्तुओं की तुलना ऐसे होती है कि जैसे मान लो एक मेरिट लिस्ट निकलती है, तो मेरिट लिस्ट के अंदर मान लो किसी की रैंक है वो 15 नंबर पे आ रही है और एक की 31 पे रैंक आ रही है, तो इसमें सुपीरियर कौन सा होगा, दोनों के अंदर तुलना हो गई है, तो ऊपर वाला जो होता है वो क्या कहलाता है, सुपीरियर, और उससे नीचे वाला जो होता है उसको हम क्या कह देते हैं, इंफीरियर। यानी कि हमेशा दो वस्तुओं के अंदर तुलना की जाएगी, जो ऊपर वाला होगा उसको सुपीरियर और जो नीचे वाला होगा उसको हम इंफीरियर कहते हैं। अब देखो सुपरफिशियल और डीप। सुपरफिशियल और डीप का मतलब होता है, सुपरफिशियल यानी कि बिल्कुल सतह पे, यानी कि जैसे कि हमने एक घाव वाला टॉपिक पढ़ा था, तो उसमें भी हमने देखा था दो तरीके के घाव होते हैं, एक तो सुपरफिशियल होता है या डीप हो सकता है, या कई बार एब्सेस बनती है तो वो सुपरफिशियल, बिल्कुल सतह पे यदि वो एब्सेस बन गई यानी ऊपरी सतह पे बन रही है तो वो होगी सुपरफिशियल। यदि वो अंदर शरीर में गहरी जा रही है तो उसके अंदर अपने उसको बोलेंगे हम डीप। सुपरफिशियल का मतलब होता है सतह पे और डीप का मतलब होता है गहरा। तो ये होता है सुपरफिशियल और डीप की जो टर्मिनोलॉजी है। देखो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी के अंदर हम पढ़ रहे हैं, इसके अंदर एक आता है रोस्ट्रल, एक शब्दावली होती है ऑरल और एक होती है एबोरल, एक होता है पामर, एक होता है प्लेंटार। देखो रोस्ट्रल, ऑरल, एबोरल, पामर और प्लेंटार, इसके बारे में आप देखते हैं। तो रोस्ट्रल क्या होता है, जैसे मान लो ये एनिमल का मुख है और मुख के अंदर ये नाक वाला हिस्सा माने, तो यदि नाक की ओर हम जा रहे हैं, यानी कि नाक की ओर जा रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे रोस्ट्रल। इसी प्रकार से ऑरल, ऑरल का मतलब होता है मुंह की ओर, और मुंह की ओर यदि जाएंगे या मुख की ओर जाएंगे तो वो चीज हो जाएगी इसके अंदर ऑरल। और यदि इसी तरीके से मुख से हम दूर जाएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, मुख से दूर यदि हम जाते हैं तो वो चीज कहलाती है एबोरल। ऑरल का मतलब मुख की ओर और एबोरल का मतलब होता है मुख से दूर, और रोस्ट्रल का मतलब होता है नाक की ओर। तो ये टर्मिनोलॉजी है। इसी प्रकार से एक आता है पामर और एक आता है प्लेंटार। तो पामर और प्लेंटार जो वर्ड है, वो पामर जो वर्ड है वो किसी भी पशु के लिए आगे वाले पैरों को इंगित करता है, और प्लेंटार का मतलब होता है पीछे वाले पैरों से, यानी कि पशु की खड़ी अवस्था में आगे वाले पैरों का वह हिस्सा जो जमीन को टच करता है उसे हम कहते हैं पामर। तो पामर जो चीज है वो आगे वाले पैरों के लिए है, और प्लेंटार है वो दोनों को दोनों पीछे वाले पैरों के लिए है। यानी कि पशु की खड़ी अवस्था के अंदर, पशु की खड़ी अवस्था में आगे वाले जो पैर हैं उनका हिस्सा जो जमीन को छूता है या जमीन को टच करता है, तो वो कंडीशन होती है पामर। और पीछे वाले पैरों में पशु की खड़ी अवस्था के अंदर जो हिस्सा जमीन को संपर्क करता है या जमीन को छूता है तो उसे हम कहते हैं प्लेंटार। यानी कि पामर जो है वो पशु की खड़ी अवस्था में आगे वाले पैरों के लिए यूज हुआ है, पशु की खड़ी अवस्था के अंदर पीछे वाले पैरों के लिए प्लेंटार वर्ड यूज हुआ है। देखो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है इसके अंदर, एक है इसमें डोर्सल, एक है वेंट्रल। एक वर्ड यूज होता है इसमें एक्सियल और एबैक्सियल। तो इनको समझते हैं हमने। तो डोर्सल क्या होती है, डोर्सल कोई भी एनिमल है, यहां से वर्टिकल कॉलम जा रहा है तो ऊपर वाली जो सतह होती है उसे हम क्या कहते हैं, डोर्सल, और जो नीचे वाली सतह आएगी
यानी कि वेंट्रल साइड बोलते हैं जिसे, जैसे ऊपर वाली स्पेस डोर्सल है, नीचे वाली वेंट्रल है। यानी कि डोर्सल का मतलब होता है ऊपर वाली जो सतह है, तो वो क्या कहलाएगी, यहां से वर्टिकल जो कॉलम है वो गुजर रहा है, तो वो सरफेस कौन सी है, ऊपर वाली डोर्सल। यानी कि ऊपर वाली जो सतह होती है वो डोर्सल कहलाती है। इसी प्रकार से नीचे वाली जो सतह होती है उसे हम क्या कह देते हैं, वेंट्रल। देखो एक्सियल और अबैक्सियल को कैसे समझते हैं, कि मान लो ये आगे के दोनों पैर हैं, तो ये इसकी मध्यम रेखा है, बीच के अंदर जो सेंटर रेखा है, यदि वो पैरों को उस सेंटर रेखा से दोनों को दूर करेगा, अर्थात मध्यम रेखा से यदि दूर जाएगा, तो वो चीज कहलाएगी अबैक्सियल। और यदि वो दोनों पैरों को मध्यम रेखा के बीच में सेंटर में लेके आएगा, यानी कि मध्यम रेखा की ओर आएगा, तो उसे बोलेंगे हम एक्सियल। यानी कि मूवमेंट यदि गति है वो यदि मध्यम रेखा की ओर होती है, मध्यम रेखा की ओर, तो वो चीज कहलाएगी इसके अंदर एक्सियल। और इसी प्रकार से यदि मध्यम रेखा से हम दूर जाएंगे, दूर की ओर जाएंगे, तो वो चीज कहलाएगी अबैक्सियल। नेक्स्ट अपने देखते हैं, एक होता है इसके अंदर प्रॉक्सिमल और एक होता है डिस्टल। देखो प्रॉक्सिमल क्या होता है कि लंबी अक्ष से कम दूरी पर है, तो वो हो गया प्रॉक्सिमल। और यदि लंबी अक्ष से अधिक दूरी पर आता है, तो उसे हम बोलते हैं डिस्टल। देखो प्रॉक्सिमल और डिस्टल के बारे में थोड़ा देखते हैं। तो लंबी अक्ष से कम दूरी पर, जैसे मान लो कोई एनिमल में लॉन्ग एक्सिस है, एक लंबी अक्ष है जो कम दूरी पे होगा, यानी कि ये एंड जैसे माने तो यहां से ये प्रॉक्सिमल हो गया, और जैसे जैसे इसकी दूरी बढ़ेगी या लंबी अक्ष से वो दूरी ज्यादा होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, डिस्टल एंड कहेंगे। और ये टर्मिनोलॉजी हम जैसे बॉन्ड के अंदर भी देखते हैं, तो पास वाला जो एंड प्रॉक्सिमल कहलाता है, जो दूर वाला एंड होता है उसे हम डिस्टल कहते हैं। यानी कि लंबी अक्ष से अधिक दूरी पर है तो वो डिस्टल हो गया, और लंबी अक्ष से यदि कम दूरी पर है तो उसे हम प्रॉक्सिमल कहते हैं। देखो नेक्स्ट है इसके अंदर लॉन्गिट्यूडिनल मीडियन प्लेन, एक है इसके अंदर सैजिटल प्लेन, और एक होता है इसमें ट्रांसवर्स। देखो ये प्लेन कैसे बनते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल, मीडियल प्लेन, सैजिटल प्लेन और ट्रांसवर्स प्लेन। तो सबसे पहले हम लॉन्गिट्यूडिनल मीडियल प्लेन के बारे में देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल मीडियल प्लेन के अंदर जैसे ही हम ये प्लेन के अंदर किसी पर काट लगाते हैं या किसी चीज को काटते हैं, तो बिल्कुल दो समान भागों के अंदर बंटती है। कि जब हम शरीर को कट करेंगे और वो बिल्कुल समान भागों के अंदर बंट जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल मीडियल प्लेन। अब इसमें हम एनिमल के हिसाब से देखें, तो यदि दोनों पैरों, आगे वाले दोनों पैर और पीछे वाले पैरों के बीच में से ऐसे काटते हैं, तो बिल्कुल दो समान भागों के अंदर एनिमल की बॉडी कटेगी। जैसे ह्यूमन के हिसाब से यदि देखें, तो बिल्कुल सेंटर से यदि हम इस तरीके से इसी चीज को कट लगाएंगे, तो बॉडी है, जो शरीर है, वो बिल्कुल दो समान भागों के अंदर कटेगा। यानी कि एक पैर इधर और दूसरा पैर उस हिस्से में जाएगा। इसी प्रकार से दोनों हाथ एक एक जाएंगे। आंखें जैसे हम देखें, कान देखें, तो हर चीज डिवाइड होके जाएगी, बिल्कुल इक्वल पार्ट के अंदर बटेगी। यानी कि शरीर को यदि हम काटते हैं तो बिल्कुल समान भागों में बट जाएगा, वो हो जाएगा लॉन्गिट्यूडिनल मीडियल प्लेन। और इसी प्रकार से आता है सैजिटल प्लेन। तो इसमें हम देखो बॉडी को या किसी वस्तु या शरीर को कैसे काटते हैं। तो इसमें जब हम काटेंगे, तो जैसे ये एनिमल है, तो ये वाला कट जो होगा वो क्या कहलाएगा, सैजिटल प्लेन। तो इसमें देखो इसका जो पृष्ठ भाग है, ऊपर कौन सा भाग हो गया इसके अंदर, पृष्ठ, और नीचे का कौन सा भाग हो गया, अधर। यानी कि ऐसा प्लेन जो शरीर को पृष्ठ और अधर दो भागों में बांट दे, उसको हम बोलते हैं सैजिटल प्लेन। और इसी प्रकार से आता है ट्रांसवर्स प्लेन। ट्रांसवर्स का मतलब होता है अनुप्रस्थ काट। यानी कि शरीर को कैसे काटेंगे,
इस प्रकार से ट्रांसवर्स काटेंगे कि शरीर का अग्र और ये वाला भाग होगा पश्च। तो इस चीज के अंदर क्या करेंगे हम, अग्र व पश्च। तो वह काट जो शरीर को अग्र और पश्च दो भागों के अंदर काट दे तो वो होती है ट्रांसवर्स प्लेन। और सैजिटल प्लेन जो शरीर को पृष्ठ और अधर दो भागों में बांट दे तो वो प्लेन कौन सा होता है, सैजिटल प्लेन। और लॉन्गिट्यूडनल मीडियल प्लेन जो बिल्कुल सेंटर से काटेंगे, बिल्कुल शरीर दो समान भागों में बढ़ जाएगा तो वो कहलाएगा लॉन्गिट्यूडनल मीडियल प्लेन। देखो अब हम इसमें बोन या अस्थि से संबंधित जो शब्दावली यूज होती है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें है प्रोटूबरेंस या एमिनेंस या प्रोमिनेंस, यानी कि ये शब्द एक ही है। इसके अंदर एक वर्ड आता है इसमें प्रोसेस, ट्यूब्रासिटी, ट्यूबरकल, स्पाइन, क्रेस्ट, लाइन, कॉर्नु या हेम्यूलस। तो देखो ये जो शब्द हैं इसके अंदर शब्दावली के अंदर 1 to 8, यानी कि प्रोटूबरेंस, इमिनेंस, प्रोमिनेंस, प्रोसेस, ट्यूब्रासिटी, ट्यूबरकल, स्पाइन, क्रेस्ट, लाइन एंड कॉर्नु या हेम्यूलस। देखो ये हमने 8 जो शब्दावली लिखी है बोर्ड के ऊपर, तो इसको एग्जाम की दृष्टि से थोड़ा हमने सिंपल बनाया है याद करने की दृष्टि से। तो अब हम इसमें ये देखेंगे कि 1 to जो 8 शब्दावली है इन सभी के अंदर एक कॉमन चीज है, उभार। तो ये सभी के अंदर आपको मिलेगा, यानी कि इसमें एकदम से आपके पकड़ में आ जाएगा कि ये शब्दावली आती है तो उसमें सभी के अंदर उभार नजर आएगा। देखो अब इसमें हम बोन से संबंधित इसको देखते हैं। ये मान लो कोई बोन है। अब ये बोन जो है, ये इसके जो किनारे हैं वो बिल्कुल रेगुलर सीधे नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये देखो बाहर की ओर निकल गया ये एंड इसका, यानी कि इस चीज को ही हम क्या कह देते हैं, उभार। तो ये उभार कैसा भी हो सकता है, कई बार इस तरीके से नुकीला उभार आ जाता है या इस तरीके से कोई भी शेप बन सकती है इसकी, यानी कि जो इसकी जो रेगुलरिटी है बोन के जो एंड की, जो किनारे इसके चल रहे हैं वो बिल्कुल सीधे नहीं होते, थोड़ा बहुत इसके अंदर ऊपर नीचे होता है। तो उन चीजों के लिए हम क्या चीज सब यूज करते हैं इसमें, उभार। तो अब हम एक एक करके इसको देखते हैं। प्रोटूबरेंस, इमिनेंस और प्रोमिनेंस क्या होता है। तो ये हड्डी के विभिन्न प्रकार के एक उभार के नाम ही है। जो बोन या हड्डी के अंदर विभिन्न प्रकार के उभार हैं तो उनके लिए ये शब्द यूज किए जाते हैं, प्रोटूबरेंस, इमिनेंस या प्रोमिनेंस। इसी प्रकार से आता है प्रोसेस। प्रोसेस भी क्या है कि ये उभार के लिए एक सामान्य शब्द होता है। सामान्य शब्द का मतलब होता है कि प्रोसेस का मतलब ही है उभार है। जैसे आगे भी हम कई चीज पढ़ेंगे कि कई बोन के अंदर जैसे स्टीलॉइड प्रोसेस है, एक्रोमियन प्रोसेस है, तो उभार के लिए एक सामान्य शब्द यूज किया जाता है, प्रोसेस। अब देखो ट्यूब्रासिटी क्या होगी। ट्यूब्रासिटी के अंदर भी यदि वो बड़ा गोलाकार उभार है, बड़ा गोलाकार यदि उभार है तो वो क्या हो जाएगी, ट्यूब्रासिटी। इसी प्रकार से ट्यूबरकल इसका छोटा रूप हो जाएगा। यदि छोटा गोलाकार उभार हो गया तो उस चीज को हम कहते हैं ट्यूबरकल। अब स्पाइन क्या होता है, एक बेलनाकार
नुकीला उभार। स्पाइन का मतलब हो जाएगा एक बेलनाकार नुकीला आभार। ये यानी कि जैसे हम आगे पढ़ेंगे बोन, जो स्केपुला बोन होती है उसके अंदर मिलता है स्पाइन। तो एक बेलनाकार नुकीला उभार को हम बोलते हैं स्पाइन। और इसी प्रकार से क्रेस्ट क्या होता है, एक लंबी दूरी का उभार। लंबी दूरी का उभार। अब देखो ये से हमने देखा था उभार है तो एक छोटी सी दूरी का है, यदि ये उभार लंबी दूरी तक चले या बड़ा हो तो उसे हम क्या बोल देते हैं, क्रेस्ट। इसी प्रकार से लंबी दूरी का छिछला, लंबी दूरी का छिछला या हल्का उभार होगा, यानी कि ऐसा उभार जो बिल्कुल हल्का है, दिख ही नहीं रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, लाइन कहलाएगा। इसी प्रकार से कॉर्नू या हेमुलस क्या होता है कि ये बिल्कुल सींग के समान होता है, सींग के समान घुमा हुआ यदि उभार मिलेगा तो उसे हम बोलते हैं कॉर्न्यू या हेमुलस। तो ये देखो, प्रोटूबरेंस, इमिनेंस और प्रोमिनेंस का मतलब है हड्डी के विभिन्न प्रकार के उभारों के नाम जो हैं हम इंगित करते हैं प्रोटूबरेंस, इमिनेंस और प्रोमिनेंस से। इसी प्रकार से प्रोसेस जो वर्ड है वो किसके लिए है, उभार के लिए एक सामान्य शब्द है। तो हर चीज के अंदर जो उभार मिलेगा तो उसके हम प्रोसेस कह सकते हैं और उनके अलग अलग नाम हो सकते हैं। लेकिन टुब्रासिटी क्या होती है कि यदि वही उभार बड़ा गोलाकार है तो टुब्रासिटी है, यदि छोटा गोलाकार उभार है तो टुबरकल है। स्पाइन होता है एक बेलनाकार नुकीला उभार, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्पाइन। और क्रेस्ट होता है लंबी दूरी का उभार, और इसी प्रकार से लाइन होता है लंबी दूरी का छिछला या हल्का उभार। कॉर्नू या हेमुलस जो होता है वो होगा सींग के समान घूमने वाला या घुमा हुआ उभार जो होता है सींग के समान, तो वो कहलाता है कॉर्नू या हेमुलस। तो नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है, एक है इसके अंदर फैसिट और एक आता है इसके अंदर फोबिया। छोटी जुड़ने वाली सतह, तो इसमें होता है गर्त के रूप में बहुत छोटी जुड़ने वाली सतह। देखो अब इसको समझते हैं कि जैसे मान लो कोई भी बोन होती है जो तो एक बोन है वो दूसरे बोन से जैसे ही वो जुड़ती है यहां से, तो ये बिल्कुल छोटी जो जुड़ने वाली सतह होती है जिसको हम, जहां से बोन दूसरी बोन से जुड़ती है वो सरफेस होती है, आर्टिकुलर सरफेस होगी। तो एक बिल्कुल छोटी जुड़ने वाली जो सतह होगी उसे हम क्या बोलते हैं, फैसिट। और एक बिल्कुल इसमें गर्त के रूप में, यानी कि ये तो एक छोटी हुई तो इससे भी एक छोटी जो जगह होगी गर्त के रूप में, छोटी खड्डे के रूप में, तो गर्त के रूप में बहुत ही छोटी जुड़ने वाली सतह क्या कहलाएगी, फोबिया है। तो यानी कि फैसिट और फोबिया जो दोनों हुई चीजें यूज हो रही है वो एक जुड़ने वाली सतह के रूप में, अर्थात एक बोन दूसरी बोन से जैसे कि टच हो रही है तो बिल्कुल छोटी जगह है, छोटी जुड़ने वाली सतह तो फैसिड है, और उससे भी यदि छोटी एक गर्त के रूप में बहुत ही छोटी जुड़ने वाली सतह होगी वो क्या कहलाएगी, फोबिया कहलाएगी। यानी कि आर्टिकुलर जो सरफेस है एक बोन दूसरे बोन से अटैच होती है तो एक बिल्कुल छोटी सतह से जब जुड़ेगी वो चीज फैसिट है, और एक गर्त के रूप में बहुत ही छोटी जुड़ने वाली सतह क्या कहलाएगी, फोबिया कहलाएगी। फोसा, एक आता है इसमें सलकाई या इसको बोलते हैं ग्रुप, ग्रुप्स, GROUPS। तो देखो एक तो होता है फोसा और एक होता है सलकाई। इससे पहले हमने देखा था फैसिट और फोबिया। फैसिट और फोबिया के अंदर हमने देखा था दोनों ही कैसी थी, जुड़ने वाली सतह थी। और उससे पहले जो हमने 8 शब्दावली देखी थी उसमें सारे के सारे अंदर क्या थे, उभार थे, जैसे कि प्रोटूबरेंस था, प्रोमिनेंस, इमिनेंस, प्रोसेस, टुब्रासिटी, टुबरकल, और उसके बाद स्पाइन, क्रेस्ट, लाइन और हॉर्नू या हेमुलस। तो उनके अंदर सभी में उभार थे। फैसिट और फोबिया के अंदर जुड़ने वाली सतह थी। अब फोसा आ गए, फोसा सलकाई या ग्रूव है तो इसके अंदर आएगा दबा हुआ स्थान होगा।
देखो दबा हुआ कई बार देखते हैं हम, जैसे बोन होती है तो बोन के अंदर ऐसे नीचे दबा हुआ स्थान जो होता है उसे हम क्या कह देते हैं, फोसा। यानी कि दबा हुआ जो स्थान होगा, दबा हुआ स्थान क्या कहलाता है, इसके अंदर फोसा कहलाता है। और यही स्थान यदि पूरी लंबी दूरी तक दबा हुआ होगा तो उसे हम क्या कहते हैं, यानी कि लंबी दूरी तक दबा हुआ स्थान जो होता है उसे हम क्या कह देते हैं, सलकाई या ग्रूव। फोसा का मतलब दबा हुआ स्थान, सलकाई या ग्रूव का मतलब लंबी दूरी तक दबा हुआ स्थान। तो दोनों वर्ड इसके अंदर एक साथ रखने हमारे को, फोसा, सलकाई या ग्रूव, इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। फोसा या सलकाई इसका मतलब दबा हुआ स्थान, सलकाई का मतलब लंबी दूरी तक दबा हुआ स्थान क्या कहलाएगा, सलकाई या ग्रूव कहलाएगा। देखो नेक्स्ट हम देख रहे हैं इसके अंदर, एक होता है हेड, एक होता है इसमें नेक, एक होता है इसमें कोंडाइल और एक होता है इसके अंदर एपीकोंडाइल। देखो अब हम इसको जानते ही हैं, हेड, हेड का मतलब सिर से है। तो कोई भी बोन है, हड्डी है, तो यानी कि कोई भी बोन या हड्डी के सिरे पर जो बड़ा गोलाकार उभार होगा उसको हमने क्या कह दिया, हेड या सिर कह दिया। यानी कि अस्थि के या हड्डी के सिरे पर गोलाकार जो भाग होता है, हड्डी के सिरे पर एक बड़ा गोलाकार जो भाग होगा उसको अपने क्या कह दिया, हेड होगा। अब देखो ये हेड है जैसे ही, और उसके जो नीचे का जैसे संकरा भाग आ जाएगा, यहां का जो संकरा भाग होगा, यानी कि सिर के या हेड के नीचे का जो संकरा भाग है, सिर के नीचे का संकरा भाग है, उसे हम क्या कह देते हैं, नेक कह देते हैं। यानी कि किसी अस्थि के सिरे पर एक बड़ा गोलाकार भाग है, वो चीज हो जाएगी हेड, और उसी हेड के नीचे का जो संकरा भाग है उसको हम क्या कह देते हैं, नेक। उसके बाद आता है कोंडाइल और एपीकोंडाइल। अब इसी हड्डी के अंदर यदि देखा जाए, ये हेड वाला भाग है, तो इस प्रकार से इसके अंदर कोंडाइल्स होते हैं। तो यहां से एक हड्डी दूसरे हड्डी से जुड़ती है, तो इसमें जुड़ने वाला गोलाकार जो भाग होता है, जुड़ने वाला गोलाकार जो भाग होता है उसे हम क्या कह देते हैं, कोंडाइल। और इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि कोंडाइल के पास ना जुड़ने वाला जो भाग होता है वो क्या होता है, एपीकोंडाइल। यानी कि जुड़ने वाला जो गोलाकार भाग है इसको तो कोंडाइल बोल दिया, और इसी के पास में एक ऐसा भाग होता है जो हड्डी की दूसरी हड्डी से नहीं जुड़ता, यानी कि कोंडाइल के पास में ही एक छोटा भाग होगा जो दूसरी हड्डी से अटैच में नहीं आएगा, तो उसको अपने क्या कह दिया, एपीकोंडाइल। कोंडाइल के पास ना जुड़ने वाला भाग जो होता है वो एपीकोंडाइल है, और जुड़ने वाला जो गोलाकार भाग होगा वो क्या कहलाएगा, कोंडाइल कहलाएगा। नेक्स्ट है इसके अंदर कैनाल। एक शब्दावली है इसके अंदर नोच, एक है इसके अंदर फिशर, और एक शब्दावली के रूप में है लेमिना। तो इनको हम एक एक करके देखते हैं। तो जैसे नाम है वैसा ही इनका अर्थ है, तो इसलिए मैंने ये चारों जो शब्दावली एक साथ लिखी है। तो कैनाल का मतलब ही है नाल, यानी कि नाल जैसी यदि संरचना है, नाल जैसी संरचना यदि बोन के अंदर मिलती है तो उसे हम बोलते हैं कैनाल। नोच, नोच का मतलब होता है खांच, तो खांच जैसा यदि भाग है हड्डी के अंदर, बोन के अंदर, तो उसे हम कहते हैं खांच जैसा भाग है, तो वो क्या कहलाएगा, नोच। और इसी प्रकार से फिशर, फिशर क्या कहलाती है, दरार कहलाती है। यदि दरार जैसा भाग है, दरार जैसा भाग है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फिशर।
और लेमिना का भी मतलब ही है एक चपटी प्लेट नुमा संरचना होती है। तो लेमिना का मतलब हो गया कि एक चपटी प्लेट नुमा जो संरचना होती है उसे हम कहते हैं लेमिना। तो चारों शब्दावली जो मैंने लिखी है वो एक जैसी है और उनके अर्थ के हिसाब से हम उसको याद रख सकते हैं। कैनाल नाल जैसी संरचना, नोच का मतलब खान जैसा भाग, फिशर का मतलब दरार होता है तो दरार जैसा भाग, और लेमिना एक प्लेट चपटी प्लेट नुमा संरचना होती है। तो लेमिना का मतलब चपटी प्लेट नुमा संरचना क्या कहलाती है? लेमिना कहलाती है। देखो नेक्स्ट शब्दावली जो है इसके अंदर एक तो आता है इसमें फोरामेन और एक है इसमें साइनस। अब देखो फोरामेन जो वर्ड है इसका मतलब ही क्या होता है? छिद्र या छेद। और साइनस का मतलब होता है गुहा। तो अब इसको हम समझते हैं कि मान लो ये कोई बोन है और बोन के अंदर एक छेद या छिद्र होगा, यहां से रक्त वाहिनियां या तंत्रिकाएं होकर गुजरती है, तो उसे हम क्या कह देते हैं? फोरामेन। तो हम इसमें इसको यदि बताएंगे तो इसमें एक छिद्र है जिसमें रक्त वाहिनियां या नर्व्स तंत्रिकाएं होकर तंत्रिकाएं गुजरती है उस छेद में से, तो उसे हम क्या कह देते हैं? फोरामेन। और इसी प्रकार से साइनस, यानी कि कोई भी बोन जो होती है लॉन्ग बोन, उसके अंदर एक मध्यम के अंदर एक गुहा होती है। तो किसी भी हड्डी के मध्य जो गुहा होती है उस गुहा में यदि द्रव या वायु भरी रहती है तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी? साइनस। तो साइनस किसे बोलेंगे? कि हड्डी के मध्यम में पाई जाने वाली गुहा जिसमें वायु या द्रव भरा होता है तो वो क्या कहलाएगा? साइनस कहलाता है। अब वैसे तो देखा जाए बोन मैरो के रूप में द्रव भरा होता है हड्डी की जो मेडुलरी कैविटी है उस गुहा के अंदर, और इसी प्रकार से जो पक्षी होते हैं उनके अंदर वायु भरी होती है जो उनके उड़ने में सहायक होती है। तो ये साइनस होता है। इसी प्रकार से ये हो गया इसमें फोरामेन। दोस्तों आज की जो फर्स्ट क्लास हमारी एनाटॉमी की थी और जिसमें हमने एनाटॉमी का थोड़ा परिचय देखा, इसके अंदर कुछ बोन की शब्दावली हमने इसमें देखी और कुछ प्राणी की स्थिति के आधार पर जो शब्दावली आती है जो यूज होता है उनके बारे में हमने थोड़ा डिटेल से डिस्कशन किया है।